नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव को लेकर सियासी तापमान गर्म है तो गर्मी के मौसम में सूरज भी आग बरसा रहा। इन सब के बीच सियासत चल रही है बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग पर। शिक्षा विभाग के नए आदेश के खिलाफ शिक्षक संघ और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए विधान पार्षद खुलकर विरोध में सामने आ गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान भी चलाया गया। आखिर शिक्षा में सुधार की कोशिशों का क्या ये विरोध माना जाए? सवाल तो पूछेंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए अमित विक्रम जी हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमराज राम जी हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अमित जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, समस्या क्या है? समस्या सर व्यवहारिक है। हम लोग शिक्षा में सुधार के पक्षधर हैं और पिछले एक साल में जो भी शिक्षा व्यवस्था में बेहतर चीज़ें हुई हैं, बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। पहले शिक्षकों की बहुत कमी थी। शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए जो कुछ बेहतर किया जाता है, हम लोग उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसकी जो व्यवहारिक पक्ष है, उसके जो व्यवहारिक पहलुएँ हैं, उसको ध्यान रखना चाहिए। ये जो 6 से 1:30 बजे तक का नया शेड्यूल जारी हुआ है, ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। 6 बजे में आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के जिलों से, विभिन्न जिलों से यह न्यूज़ आ रहा है कि बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं। कारण क्या है? बिना खाए सुबह सुबह वो स्कूल पहुंच जा रहे हैं और लू चल रही है, भीषण गर्मी है, मकान जो है, जो बिल्डिंग है स्कूल का, वो तप जाता है, पंखा कक्षा में 1 या 2 ही प्रायः होता है। ऐसे में इस गर्मी में जब भूखे पेट बच्चे विद्यालय में पहुंचते हैं तो उनको चक्कर आने लगता है, उल्टी होने लगती है, किसी को दस्त होने लग जा रहा है। इस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है। शिक्षकों को विद्यालय से कई किलोमीटर दूर, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 50 किलोमीटर दूर जाना होता है। तपती दोपहरी में लू चलते वक्त उनको यह जब सफर करना पड़ता है तो उनके साथ भी दुर्घटना हो जाती है। किसी को लू लग जा रहा है, किसी का ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है। इस तरह की समस्या हो रही है। तो व्यवहारिक पक्ष जो है उस पर हमें आपत्ति है। शिक्षा विभाग और सरकार जो भी सुधार के लिए कदम उठाएगी, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी जब डिसीजन लिया जाता है, एक तो देखिए असमय गर्मी छुट्टी की घोषणा कर दी गई 15 अप्रैल से 15 मई, और अब जब भीषण गर्मी पड़ रही है तो विद्यालय खोल दिया गया। तो कोई भी निर्णय जब लिया जाता है तो शिक्षाविद है, एक से एक विद्वान है, एक से एक प्रोफेसर हैं, शिक्षक क्षेत्र से आने वाले एमएलसी हैं, 6 एमएलसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आते हैं, ग्रेजुएट चुन के आते हैं एमएलसी। ये लोग सीधे शिक्षकों से जुड़े हुए हैं, विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, इनसे राय मशविरा ली जानी चाहिए। चलिए, हम शिक्षकों की आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आप जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनसे तो आप पूछिए, सलाह लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है, शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए क्या बेहतर है, विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण कैसे हो, बच्चों का लर्निंग आउटकम कैसे हो, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो। क्योंकि आखिरकार लक्ष्य क्या है इन सब चीज का? बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट। रोट लर्निंग जो है, रट्टू तोता बना करके बच्चों का विकास नहीं हो सकता है। उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण हो विद्यालय में। जब बच्चे और शिक्षक भूखे पेट आएंगे सुबह, तो वो क्या बेहतर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करेंगे? बच्चे नींद में रहते हैं, ऊँघते रहते हैं, शिक्षक भी आधी अधूरी नींद पूरी करके आते हैं। तो ऐसे में क्या शैक्षणिक वातावरण विद्यालय में बनेगा? हमारा केवल एकमात्र मांग है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें शिक्षकों, चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अमित जी, आपने कुछ जो व्यवहारिक चुनौतियां प्रस्तुत की है उसके बारे में भी हम चाहेंगे हमारे दर्शक थोड़ा विस्तार से जान ले। कितने हजार छात्र छात्राएं खाली पेट स्कूल आने के कारण बेहोश हो गई या अस्पताल पहुंचाने की उन्हें नौबत आ गई? हजारों में तो संख्या होगी, तब तो ये चिंता का विषय है। देखिए, बिल्कुल ये हर जिले, देखिए आंकड़ा तो समेकित रूप से हमारे पास नहीं है, लेकिन आप आज किसी भी अखबार को उठा लीजिए, किसी भी जिले का अखबार, हमने आज देखा है अपने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सब जगह से कल से लगातार खबरें आती है। कोई जिला छूता नहीं है जहां पे कि अभी एकदम शीतलहरी चल रही है। सब जगह भीषण गर्मी है, तपती धूप गर्मी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तापमान जरूरत से ज्यादा है बच्चों के लिहाज से, खासकर क्योंकि सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर विज्ञापन भी दे रही है। सार्वजनिक जगहों पर यह प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि गर्मी से बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। येलो अलर्ट जारी है सर। बिल्कुल, वही मैं कहने जा रहा था, येलो अलर्ट जारी है। लेकिन जो शिक्षकों की व्यवहारिक समस्या है, एक बार उस पर भी थोड़ा और प्रकाश डालें। ये 50 किलोमीटर दूर से आने की नौबत क्यों है? शिक्षकों को विद्यालय के आसपास रहने के लिए आवासीय सुविधा का जो अनुदान अलग से मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है?
और अगर रह नहीं रहे हैं तो फिर वो क्यों ले रहे हैं? जब व्यवस्था है तो उस व्यवस्था का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, सीधी सी बात है कि जो ट्रांसफर होने की बात है, अभी देखिए हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा दिया, जून में सबका ट्रांसफर होना है। सब पहले अपने घर के आसपास नियुक्त थे, अब सबका दूर दूर पोस्टिंग हो रहा है। ऐसे में पति का यहाँ, पत्नी का वहां ट्रांसफर हो गया है। ये होना चाहिए जो अन्य विभागों में ट्रांसफर नीति है कि पति पत्नी का एक साथ हो, उनके गृह जिले में कोशिश की जानी चाहिए पोस्टिंग की। तो ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ियां हुई हैं, इस वजह से इस तरह की व्यवहारिक दिक्कत है। और क्या है कि जो शहरी क्षेत्र है वहां से भी जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, जैसे कि मैं सर हवेली खड़गपुर प्रखंड से आता हूं, वहां पे 25-30 किलोमीटर दूर गंगता जंगल में स्कूल है। भीम बांध जहां की जो पर्यटन स्थल है, वहां पे एक मध्य विद्यालय है जो निकटतम रहने के लिए आवासीय सुविधा जहां उपलब्ध है वो 27 किलोमीटर दूर है। और वहां जाने में कम से कम 1 घंटा समय लगेगा, क्योंकि मेन रोड से आप 12 किलोमीटर जाएंगे, उसका 15 किलोमीटर आपको कच्चे रास्ते से अंदर जाना है। तो ऐसे व्यवहारिक दिक्कतों को तो समझना पड़ेगा। कोई शौक से दूर नहीं रहता है सर। अगर रहने की व्यवस्था नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, तब न जाकर के कोई शहरी क्षेत्र में रहता है। कहां अब आप डेरा दिलाएंगे? शिक्षा विभाग ने यह फरमान जारी किया था 15 ये तो समझा जा सकता है, अगर 2 BHK 3 BHK फ्लैट अपार्टमेंट ना भी मिले तो घर में ग्रामीण इलाकों में, गांव में लोग रेंट के हिसाब से अगर कुछ अतिरिक्त निर्माण कर सकते हैं। ये अभी तो फिलहाल बिहार के बारे में सोचना मुश्किल है कि ग्रामीण इलाकों में किराए पर कमरा, किराए पर मकान देने के लिए ग्रामीण अपने घर में कुछ इस तरह का अतिरिक्त निर्माण रखते हैं या इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन अतिथियों के लिए कभी कोई समस्या नहीं होती है, उनके लिए तो पूरा घर खाली रहता है। बहरहाल इस पर हम आगे आएंगे, विक्रम जी से थोड़ी और चुनौतियों को समझने का प्रयास करेंगे। सत्ता पक्ष का एक बार रुख ले लेते हैं कि अरुण जी के पास भी चलेंगे। पहले हेमराज जी से समझ लेते हैं कि हेमराज जी, चुनौतियां आपने समझी, ये चुनौतियां क्या व्यवस्था में जो निर्णायक भूमिका में है, जो निर्णय लेते हैं, आदेश पत्र जारी करते हैं, उनकी समझ में नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सरकार है, सरकार शिक्षकों के भी सुविधाओं का ख्याल रखती है और बच्चों का भी ख्याल रखती है। उनको कैसे सुविधा अच्छी मिले और पठन पाठन का माहौल अच्छा विद्यालय में हो, इन सारी बातों पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करती रहती है। और इसी को लेकर के जो अभी शिक्षक प्रतिनिधि बोल रहे थे हमारे, तो उन्होंने आवासीय संबंधी जो समस्या है उस पर रखा था बात उन्होंने। लेकिन एक बड़ी बात है कि सरकार ने इसके लिए भी जो है एक प्रावधान किया कि जो है शिक्षकों को दूर से आने में दिक्कत होगी तो विद्यालय के इर्द गिर्द कहीं रहने की उनकी व्यवस्था हो। सरकार इसके लिए जो है उनको जो एक निर्धारित ये है उसको सुविधा मुहैया करा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विद्यालय का जो टाइमिंग सेट किया गया है, निश्चित रूप से जो बच्चों को घर से सुबह निकलना है और फिर 12 बजे तक विद्यालय में रहना है, ऐसी परिस्थिति में समस्याएं आ रही है और इसको सरकार गंभीरता पूर्वक इस पर विचार कर रही है। शिक्षकों के साथ भी दिक्कत है और छात्रों के साथ भी दिक्कत है। तो जब दोनों दिक्कत में रहेंगे तो निश्चित रूप से पठन पाठन का माहौल अच्छा नहीं बन पाएगा। सरकार चाहती है पठन पाठन का माहौल अच्छा बने, शिक्षा का स्तर ऊपर उठे, तो इसके लिए चाहिए कि सबकी सुविधा। बिल्कुल हेमराज जी, आपकी सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन मैं शायद इस बात से सहमत ना रहूं कि छात्रों के लिए भी ये समय में बदलाव असुविधाजनक हो सकती है। अगर छात्र सुबह उठकर विद्यालय नहीं पहुंच सकते, हाँ 12 बजे नहीं, आप जो पहले व्यवस्था थी 11 साढ़े 11 बजे छुट्टी हो जाती थी, वो व्यवस्था देखी जा सकती है। लेकिन सुबह उठकर अगर एक विद्यार्थी विद्यालय नहीं पहुंच सकता है तो फिर वो आगे अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करे, वो लक्ष्य प्राप्त करे, वो सोचा जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आप अपनी बात पूरी करें। सरकार छोटी छोटी समस्याओं को भी गंभीरतापूर्वक ले रही है जी, ताकि किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, हम भी इस पक्ष में हैं कि इस पर भी शिक्षकों के ऊपर भी और छात्रों के ऊपर भी सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। अब इसमें बात आ जाती है के पाठक की, तो के पाठक का निर्णय कोई बढ़ना का लकीर नहीं हो गया जी। सरकार इसे गंभीरतापूर्वक देख रही है, पहले भी बदला जा चुका है और आगे भी संभावना है। आगे भी ठीक है, हम एक बार अरुण जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, संशोधन की जरूरत होगी संशोधन भी करने का प्रयास। बिल्कुल, हम फिर आएंगे। अरुण जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप इन परिस्थितियों को, इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं और क्या होना चाहिए सुझाव दे रहे हैं?
अभी हम सत्ता पक्ष के साथियों को सुन रहे थे और इन्होंने आपने भी समर्थन किया कि हाँ, उन्होंने कहा कि इस तरह की पहले भी आई तो सरकार गंभीर हुई और निर्णय में बदलाव हुआ। बहुत हंसी आती है। और यहाँ सरकार है, नीतीश जी सरकार चला रहे हैं अभी, क्या सर्कस चला रहे हैं। अब तो नीतीश जी ही बता सकते। आपको पता होगा दीपक जी, पूरे सदन के अंदर टाइमिंग को लेकर सत्ता पक्ष के खिलाफ में जो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में लगातार हंगामा हुआ। आपको याद होगा, बिल्कुल, वॉकआउट तक किया गया अंदर। हाँ, सदन के अंदर टाइमिंग की घोषणा की। उसके बावजूद आज तक वो टाइमिंग तो मॉर्निंग हो गया, वो टाइमिंग लागू हो पाया क्या? और लगातार ये जो तानाशाह मानसिकता से लैस और ये बेलगाम अधिकारी को आखिर ताकत कहां से आती है? और इसकी हिम्मत को दांत देनी होगी। मुख्यमंत्री जी के आदेश का भी यह अधिकारी पालन नहीं करता। इस तरह का अब हम डिक्शनरी में शब्द नहीं है उपयोग किया जा सकता है। लगातार तुगलकी फरमा, थोड़ा सा भी इनको मानवता का ज्ञान है या नहीं है, ये बड़े पदाधिकारी हैं, थोड़ा सा भी ये शिक्षक और छात्रों का जो भावना है उसका ख्याल करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं, और किस रवैये से ये काम करते हैं। उसके बावजूद सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और आज तक ऐसे बेलगाम पदाधिकारी अपने मन मुताबिक सारे काम करते हैं। ऐसी सरकार को आप क्या कहेंगे? हम ऐसे बेलगाम पदाधिकारी का दोष नहीं देते। इसके लिए तो जिम्मेवार सरकार है ना, ये सरकार के नौकर है ना, कि ये सरकार है। लोकतंत्र में लोक ऊपर होता है, तंत्र नीचे होता है। ये तो तंत्र ही ऊपर है नीतीश जी के राज में, और नीतीश जी की क्या मजबूरी है अब समझ से परे है। अरुण बाबू, 2005 से पहले की कैसी सरकार थी? विद्यालय में बच्चे नहीं होते थे। अरे सुन लीजिए, विद्यालय में भवन नहीं होते थे, चरवाहा विद्यालय खोले जाते थे। आप सुनिए, सुन लीजिए, जरा इसको भी बोल दीजिए कि किस तरह की व्यवस्था थी। उस सरकार अब तो सरकारी विद्यालय में बच्चे भी रहते हैं, शिक्षकों की कमी भी पूरी कर दी गई है, पढ़ाई का माहौल भी बन गया है, बच्चे घर में नहीं स्कूल में नजर आते हैं। नानी याद आ जाती। और आपके राज्य में 2005 से पहले क्या था व्यवस्था? फिर आप नहीं, बच्चे विद्यालय में नहीं होते थे, फिर आप नहीं, विद्यालय से बाहर हुआ करते थे, पठन पाठन का कोई माहौल नहीं था। दीपक, इसको साइलेंट करिए ना, इसको बेचैनी होने लगी। बेचैनी नहीं, आप जरा हकीकत में आइए और सच्ची बात बताइए। चलिए, तो कुछ व्यवहारिक चुनौतियों के साथ साथ आगे क्या और परेशानी देखने को मिल रही है? क्योंकि जो पत्र जारी किया गया है टाइमिंग को लेकर, उस पत्र के आखिरी पैराग्राफ में जो 3 नंबर का बिंदु है उसमें यह साफ उल्लेख किया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि इस दौरान सभी विद्यालयों में 90% छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे और इस आशय का आदेश अपने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे कि अगर 6 बजे से कक्षाएं शुरू होती है और विद्यालयों में अटेंडेंस 90% से कम होता है तो इस पर भी गाज शिक्षकों पर ही गिरेगी। हम इस बात को थोड़ा और समझेंगे बेहतर तरीके से। अमित विक्रम जी हमारे साथ मौजूद हैं और फिर इसके सियासी नफा नुकसान को लेकर चुनाव के माहौल में क्या गुंजाइश बन रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी हैं, उनके पास भी चलेंगे। चुनावी माहौल में सियासी मुद्दों के बीच शिक्षकों का मुद्दा सब पर भारी पड़ गया है और वजह यह है कि स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है और पहले जो बदलाव के कारण बवाल खड़ा हुआ था इस बार भी वही स्थिति बन गई है। एक बार फिर शिक्षकों का पक्ष रख रहे अमित विक्रम जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि समस्याओं के बारे में तो आपने बता दिया, समाधान के लिए क्या गुंजाइश है, उस पर क्या सलाह देना चाहेंगे?
देखिए, समाधान के लिए पहले समस्या के जड़ में जाना पड़ेगा, और समस्या का जड़ है शिक्षा विभाग में अरबों करोड़ का घोटाला। अरबों का घोटाला हो रहा है। डेस्क बेंच में आप प्रायः किसी भी विद्यालय में चले जाइए और हर जिले शिकायत आ रही है। 5,000 बिल्कुल ये शिकायतें आ रही है, इस पर हम विशेष बात करेंगे। अभी जो समस्या समय को लेकर हो रही है उस पर थोड़ा फोकस करें। शिक्षकों को शोषण, आप जो 90% अटेंडेंस की बात कर रहे थे कि 6 बजे हम 90% बच्चों को कैसे बुलाएं। अगर 6 बजे हम विद्यालय पहुंच भी गए और फिर बच्चों को बुलाने चले जाए, कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा। लेकिन आदेश है कि 6 बजे 5 मिनट में 10 मिनट में विद्यालय का निरीक्षण हो और हाजिरी काट लीजिए। अगर बच्चे नहीं आए तो 7 दिन का वेतन कटौती हो गया है कई जगह पर। तो ये शोषण है। शोषण का मूल कारण है कि ये लोग भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं इस तरह के उलझुल फैसलों से। तो इसका एकमात्र उन्मूलन है कि जो पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन में दिए गए वक्तव्य को नहीं मानता हो, उस पदाधिकारी को हमारे बिहार के शिक्षा विभाग को चलाने का कोई अधिकार नहीं है। अभी की समस्या का क्या समाधान है? अभी जो समय को लेकर आपत्ति है उसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? समय जो पूर्व से निर्धारित था, जो पिछले साल भी चला है, चुनाव पहले भी हुआ, गर्मियां पहले भी हुई है, मॉर्निंग शिफ्ट पहले भी हुआ है, 6:30 से 11:30, और कुछ जिलों में जहां विशेष गर्मी पड़ती है, गया और मगध के कुछ जिले हैं, वहां पर 11, 10:30 वहां के जो डीएम तय करें, आपदा प्रबंधन विभाग जो तय करे उस अनुसार चले। परिस्थितियों के अनुसार, स्थानीय चुनौतियों के अनुसार समस्याओं का समाधान होना चाहिए, यानी कि एक लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता है, ये आप कह रहे हैं। चलिए हम हेमराज जी के पास चलते हैं और हेमराज जी के पास हम अरुण जी के कुछ शब्द लेकर चलते हैं और उनसे जवाब ले लेते हैं। अरुण जी ने कहा ये सरकार है या सर्कस, उन्हें पता नहीं चल रहा है। हेमराज जी जरा बताइए उन्हें। देखिए ये सरकार है, अरुण जी के चश्मे में सर्कस दिखाई दे रहा है, चूंकि वो तो सर्कस वाली सरकार देखे हैं। 2005 से पहले 2005 से पहले 15 साल का शासन बिहार को बदहाली की ओर ले गया और लूटपाट, अपहरण, नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे यही देखा है इनकी सरकार ने और यही करवाया है इनकी सरकार ने। इनको तो बस वही दिखाई पड़ेगा, ये सुशासन इनको थोड़ी दिखाई पड़ेगा। हेमराज जी जब इन चीजों के लिए आप सरकार को दोष दे रहे हैं, वो भी 2005 से पहले वाली बातों को लेकर, तो क्या अब जो कार्य हो रहा है उसके लिए आप सीधे एक अधिकारी को दोषी ठहराएंगे? सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं? देखिए सरकार तो हमेशा जहां भी गड़बड़ियां हुई है, जहां भी आपत्ति हुई है, उसको लेकर के गंभीरता पूर्वक विचार भी किया है और समय आने पर संशोधन भी किया है उसमें। और सरकार हमेशा, सरकार की मंशा है, सरकार की एक कोशिश है कि शिक्षकों का भी ख्याल रखते हैं और बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, सबकी भावनाओं का कदर करते हैं और कैसे अच्छा पठन पाठन का माहौल बने, इस पर गंभीरता पूर्वक सोच रखती है और सरकार इस पर काम भी करते रहती है। अगर ये काम नहीं हुआ होता तो आज शिक्षा के क्षेत्र में जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है ये नहीं हो पाता। हेमराज जी एक गलती को दोहराना कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है, कोई व्यवहारिकता नहीं होती है। पहले जब समय को लेकर विवाद खड़ा हुआ था तो क्या ये अधिकारी को, विभागीय मंत्री को नहीं सोचना चाहिए कि अगर फिर हम समय में परिवर्तन को लेकर कोई फैसला जारी करते हैं तो एक आम राय बना लें? अमित जी कह रहे हैं कि हमारे 6 शिक्षक प्रतिनिधि क्षेत्र से चुनकर व्यक्ति पहुंचे हैं, उनकी राय तक नहीं ली जाती है व्यवस्था को लेकर। दर्जनों संघ हैं, उनसे कभी नहीं सलाह मशवरा किया जाता है। अगर अधिकारी को दिक्कत है तो मंत्री महोदय को अधिकारी बोल दें कि आप लोगों से मिलने वाला काम करते हैं, आप जरा मिलिए, समझिए और फिर हमें बताइए आगे क्या निर्णय लिया जाए। ऐसा क्यों नहीं चल रहा है? निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार भी करती है। अभी कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है और सरकार से निवेदन भी किया गया है और सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार भी कर रही है। गंभीरता के बारे में अरुण जी से थोड़ा समझ लेते हैं। अरुण जी कितना समझ रहे हैं गंभीरता? हंसी आता है सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं का। आप हंस रहे थे इसीलिए मैं आपके पास आ गया कि गंभीरता शब्द सुनते ही आप हंसने लगे। अब सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी का आदेश निर्देश कुछ होता है या अथवा नहीं होता है। आप तो कह रहे हैं मंत्री और एमएलसी की सुझाव की बात, यहाँ तो मुख्यमंत्री जी का बात नहीं मानने को तैयार, आदेश का पालन नहीं करने को तैयार ये बेलगाम अधिकारी। और उसके बाद भी मुख्यमंत्री के नाक का बाल बना हुआ है। अब तक 17 महीने के दौरान आपने देखा तेजस्वी यादव जी जब तक सरकार में रहे तो यही अधिकारी अगर इधर उधर गलत आदेश फरमान जारी करता था तो जनभावनाओं के अनुरूप तेजस्वी यादव जी के प्रयास से राज्य की जनता ने देखा है। लेकिन आपकी पार्टी से शिक्षा मंत्री थे,
और कभी ये कार्यालय जाने का में काम नहीं किए, तो मुख्यमंत्री किसी का बात फाइल नहीं पर मानता हस्ताक्षर है। तक नहीं दिखा। ऐसे अधिकारी को तो कहाँ ऐसे पकड़ शिक्षा कर बाहर मंत्री कर थे आपके देते पार्टी से, और इस पर बड़ा कार्रवाई और आप नहीं बात करते। कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई अरे नहीं आप करते। पहले इसका लेकिन जवाब दीजिए कि मुख्यमंत्री के आपके ममता और आपके बहाली पार्टी नहीं। से शिक्षा मंत्री दिक्कत थे नहीं। जो कभी नहीं, कार्यालय नहीं अरुण जी, जाते थे। अरुण जी, सवाल तो सही है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं नकेल नहीं कसा जा रहा है, पार्टी से आरजेडी के शिक्षा मंत्री थे, वो कह रहे हैं कि दफ्तर भी नहीं जाते थे, नकेल कसना तो दूर की बात अरे है। भाई, जब आपको याद है ना दीपक जी, हम लोग डिबेट किए हैं बिल्कुल और जब त्योहार के सवाल पर बवाल बिहार में मचा तो तेजस्वी यादव जी ने क्विक उस पर एक्शन लिया, जनभावनाओं के अनुरूप उनका फरमान रद्द किया गया। अभी क्या हो रहा है, सदन के अंदर में पूरा सदन नहीं चला, आपने देखा, और मुख्यमंत्री का आदेश का पालन नहीं तो हुआ। आपके तेजस्वी जी ऐसे तो जब पदाधिकारी को तो महत्वपूर्ण तुरंत सदन चलता है, बर्खास्त करना बजट चाहिए। का सत्र क्या चलता बोलेंगे है, तो ये लोग? पूरा सत्र भर बाहर भागे रहते ये हैं, लोग क्या बोलेंगे? सदन से फरार हो जाते हैं और जनता के बीच जाके झूठ बोलने का काम करते हैं। शिक्षकों को प्रताड़ित करके अरे आपको तो सदन में रह के जवाब देना चाहिए, सवाल करना चाहिए। अगर जनता की भावनाओं का कदर करते, अपने क्षेत्र की जनता का आप नेतृत्व कर रहे होते तो आपको सदन में आवाज उठानी चाहिए। बजट जैसे सत्र, महत्वपूर्ण सत्र में आप बाहर होते हैं सदन से। चलिए, हम अब हमारा समय कम बचा है। एक बार मैं थोड़ा आप तीनों से जानना चाहूंगा और मैं भी अपने अनुभव के आधार पर यह पूछना चाहूंगा कि हम में से कितने लोग 6 बजे विद्यालय गए हैं? जरा हाथ उठाइए, कक्षा चल रही है। हम लोग तो गए हैं भाई, 6 बजे तो हम लोग गए हैं। और हम लोग जब पढ़ते थे तो 8-9 किलोमीटर की दूरी पर हाई स्कूल था, वहां जाते थे। चलिए, और सुबह में जाके क्लास पकड़ते थे। अमित जी, कभी आप 6 बजे स्कूल गए? मैं 11 साल से स्कूल में हूँ, कभी 6 बजे का टाइमिंग नहीं रहा है, 6:30 या 7 बजे से टाइमिंग रहा है। और हम लोग उसके लिए सहमत भी हैं कि 6:30 से 11:30 या 7 से 11 चलिए, जो भी हो। तो देखिए, दिलचस्प स्थिति है। अमित जी, चलते चलते एक प्रतिक्रिया आपकी हम आखिर में जरूर लेना चाहेंगे। सरकारी नौकरी 10 से 6 की बताई जाती है, लेकिन अब व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, अब तो 3-3 शिफ्ट में काम हो रहा है। तो क्या आप ये सरकारी नौकरी वाली व्यवस्था में बहाल हुए हैं या शिक्षक के तौर पर व्यवस्था परिवर्तन की गुंजाइश तलाशने के लिए बहाल हुए हैं, एक नए भविष्य के निर्माण के लिए खून पसीना खपा देने के लिए बहाल हुए हैं? हम बिहार के बेहतर भविष्य को गढ़ने के लिए बहाल हुए हैं। बिहार के बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो, उनका साइको सोशल और उनका एजुकेशनल दोनों बराबर डेवलपमेंट हो। उन पर मानसिक तनाव इतना नहीं पड़ जाए कि वो पढ़ने के चक्कर में वो साइको सोशल डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाए। तो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहाल हुए हैं, ना कि उनको गधे की तरह रट्टू तोता बनाने के लिए। चलिए, तो बहरहाल एक चीज जो छूट गई थी उसका जिक्र चलते चलते हम कर देते हैं कि इस समय सारणी में मध्याह्न भोजन का समय 10 से 10:30 का रखा हुआ है, क्योंकि अमित जी ने इसका विशेष उल्लेख किया था कि आने जाने और भूखे पेट पढ़ने को लेकर एक व्यवहारिक चुनौती होती है। देखते हैं मध्याह्न भोजन जो पौष्टिक भोजन बताया जाता है, क्या उतना विकल्प पर्याप्त नहीं है? ऐसे भी 8-9 बजे से पहले कौन घर में खाना खाता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बहरहाल चुनौतियां कई है, चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के साथ इस तरह की चुनौती बार बार अगर खड़ी हो रही है तो चुनौती व्यवस्था में है या व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले में, या सरकार जो व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए निर्णायक भूमिका में है, उसकी सवाल कई खड़े हो रहे हैं और जवाब आप बेहतर तलाश सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित विक्रम जी, हेमराज राम जी और अरुण कुमार जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।